केजरीवाल खुद ही भ्रष्ट है। हाँ, सबसे भ्रष्ट पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है। जैसे सूर्य भगवान के रोशनी का आप भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे मोदी के भी नियमों का पालन करना पड़ेगा, योगी मोदी का। हम तो हिंदुस्तानी कानून पे चलते हैं। हाँ, हम तो हिंदुस्तानी कानून को मानते हैं। एक देश एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? जब भारत देश एक है, सबसे धर्म आराम से रह रहे, कानून क्यों नहीं एक हो? सबको समान अधिकार मिले, इसमें गलत क्या है? अगर मोदी जी कुछ कहते हैं, लोग सोचते हैं कि मोदी जी को वोट दें, लेकिन विपक्ष की ऐसी हरकतें होती कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि मोदी जी को ही वोट दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में 400 पार का तो दावा कर दिया है, लेकिन जनता क्या सोचती है, चलिए जनता से करते हैं बात और जानते हैं कि जनता की क्या है राय। क्या नाम है आपका? मासूम रजा। 2024 में सरकार किसकी? अभी तक तो कंफर्म नहीं है कि किसकी होगी। हाँ। वो इलेक्शन के बाद देखेंगे। लेकिन आप किसकी चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो महंगाई कम करे, रोजगार लोगों को दे। अच्छा, कौन कर सकता है? अब ये तो जो अच्छे कैंडिडेट को लोग अच्छा, प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, वैसे तो ठीक है। हाँ। लेकिन कैसे बेकार कोई है? खराबी नहीं है। खराबी तो नहीं है, लेकिन मतलब अभी तक के तो कुछ धरातल पे कुछ नजर नहीं आया। हाँ। अच्छा, इससे पहले क्या रोजगार था आपके पास? मेरा फ्रूट बिजनेस था। अभी बंद हो गया? जी जी, बंद है। बंद हो गया है? जी, बंद है। बंद क्यों है? नहीं, वो तो हमारी अपने वजह से, गवर्नमेंट की वजह से। प्रधानमंत्री की वजह से तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? अब कुछ फाइनेंशियली पोजीशन मुझे अच्छा, कमजोर। यूसीसी की बात चल रही है लगातार, क्या लगता है यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, अब इतने तो कानूनदा हम है नहीं कि इसके बारे में हम बताएं आपको कि ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देश में एक देश एक कानून होना चाहिए या नहीं, देखिए, वैसे कानून, जिसमें शरीयत नहीं होगा? देखिए, शरीयत नहीं होगा तो मतलब बगैर शरीयत के हम जी नहीं सकते। क्यों नहीं जी सकते? बिल्कुल जी, हम तो अच्छा, शरीयत में ऐसा क्या है? क्या 3 तलाक हलाल है, यही सब है? नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। बहुत सारी चीज। अच्छाई, अच्छाइयाँ कुछ? अच्छाई क्या है? मतलब अच्छाई तो ये है ना कि अच्छा, भाई, शरीयत की 2-3 अच्छाइयाँ बता दीजिए कि जिसकी वजह से शरीयत लागू नहीं होना चाहिए, यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। देखिए, शरीयत के मामले में हम लोगों की मतलब वो नहीं है कि हम शरीयत की अच्छाई या बुराई बताएं। हाँ। ये कोई उलमा बता सकते हैं, हाँ। और हम तो मामूली आदमी हैं ऐसे, हाँ। तो हम शरीयत के बारे में छेड़खानी या कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे गुनाहगार हो जाए हम। अच्छा, समझा? अच्छाई बता दीजिए। अच्छाई देखिए ना, हमारा मसावात है कि सबको साथ लेकर के अच्छा, चले। 3 तलाक को आप सही मानते हैं? जी 3 तलाक को सही मानते हैं? नहीं, सही का ऐसा है ना कि शरीयत के हिसाब से सही है। टाइम दिया गया है। 3 तलाक जो है वो एक बार नहीं है, एक बार में 3 तलाक नहीं है। पहले एक तलाक दिया जाता है, उसके बाद टाइम दिया जाता है, दोनों को कंप्रोमाइज का टाइम होता है शरीयत के हिसाब से। उसके बाद फिर दूसरी तलाक दी जाती है कि इस बीच में मतलब समझौता हो या नहीं हो। जब दोनों राजी नहीं होते हैं तब तीसरा तलाक दिया जाता है, तब जब मान्य होता है। लेकिन ये सही है क्या? हाँ, वह सही है हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से 3 तलाक सही है? नहीं, अगर अंकल जी सही कह रहे हैं तो कल को किसी की बहन बेटी पे ये चीजें हो सकती है। मैं नॉर्मल किसी पे कटा। जी, देखिए, हमने ये कहा आपसे कि उसमें कॉम्प्रोमाइज का टाइम दिया जाता है। कॉम्प्रोमाइज जी, मैं नहीं बोलूंगा, कॉम्प्रोमाइज का टाइम दिया जाता है उसमें, समझा? लेकिन कई बार लड़कियों को तो 3 तलाक बोल के छोड़ दिया जाता है। गलत है, वहाँ गलत है जो एक बार में 3 तो तलाक। आपको नहीं लगता ये कानून बंद होना चाहिए, सीधा यूसीसी लागू होना ठीक चाहिए? है, वो तो कानून। जी, इतना गलत है कि ज्यादा गलत है? ये 3 तलाक वाला माने? नहीं, एट ए टाइम जो 3 तलाक दिया जाए वो गलत है। जो गलत है वो गलत है, एट ए टाइम नहीं है। 3 टाइम उसका बीजेपी सरकार ये कह रही है यूसीसी लागू करके ही रहेगी। देखिए, वो तो सरकार का मतलब ये है, सरकार तो बहुत सारी चीजें करती है और करती है। तो मानेंगे आप लोग या फिर अपने कानून के हिसाब से चलेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो सब मानेगा तो हम भी मानेंगे। मतलब मानना पड़ेगा। जी, आपका कौन सा कानून है? ये बता रहे ना शरीयत के हिसाब से इनके यहाँ कौन सा कानून? हम तो हिंदुस्तानी कानून पे चलते हैं। हाँ, हम तो हिंदुस्तानी कानून को मानते हैं। अरे यार साहब, क्यों खामखा जो है फालतू की बात कर रहे हो यार, बेतुकी बात कर रहे हो साहब। आपके लोगों ने बोला है ना। जी, तो क्या लगता है अंकल जी जैसा बता रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से या फिर यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, क्या लगता है देश में यूसीसी लागू होना चाहिए नहीं? जैसे इन्होंने जैसे सूर्य भगवान के
रोशनी का आप भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे मोदी के भी नियमों का पालन करना पड़ेगा योगी मोदी का। अगर आप इन चीजों को छोड़ दें तो मोदी योगी कहानी भी छोड़ दें, अपना राज चला लें। फिर जैसे कि सूर्य भगवान के धूप आप लेते हैं कि नहीं लेते, कमरे के अंदर बढ़ जाते हैं, तो इसी प्रकार योगी और मोदी जो कहेंगे जैसा करेंगे सत्य करेंगे। उत्तराखंड में जो यूसीसी कानून लगा बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का यूसीसी की जरूरत क्यों है? ये बताइए। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि एक कॉलेज में अगर एक उसमें जो है एक अलग अलग उसमें कोई बच्चा कोई उस ड्रेस में जाता है तो उसका अलग अलग पहनता है, तो वो स्कूल का कोई वो नहीं बनता है, तो उसको एक ही उसमें एक ही पढ़ाई, एक ही ड्रेस और एक ही देश, तो वो होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ है। कोई खिलाफ नहीं, खिलाफ कोई नहीं है। एक देश एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? जब भारत देश एक है, सबसे धर्म आराम से रह रहे, कानून क्यों नहीं एक हो? सबको समान अधिकार मिले, इसमें गलत क्या है? लेकिन जिनको दिक्कत है उसके लिए क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत विपक्ष वालों को है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ये सिर्फ दिक्कत विपक्ष वालों का, किसी को दिक्कत नहीं है। सबके साथ सबका विकास इसलिए हो रहा है, मोदी जो करो करके दिखाते हैं और करेंगे। उत्तराखंड में हमारा लागू होने वाला है और हो जाएगा, पूरे देश में लागू होगा, बिल्कुल होना चाहिए यार, हो बहुत जल्दी होना क्या चाहिए। इसी बलबूते पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 2024 में 400 पार? 400 450 पार आ रहे हैं मोदी जी, 450। लेकिन ईवीएम पूछ रहा है, पहले ईवीएम सेट कर लिया क्या? ईवीएम करते रहेंगे। मोदी जी 450 सीट लेके आ जाएंगे, राहुल जी यात्रा पे रहेंगे, ये सब ईवीएम चलाते रहेंगे। जहाँ जीत रहे वहाँ कैसे क्यों जीत रहे हो अभी तुम? इनसे पूछना चाहिए ना। जब चुनाव आयोग इनको बुलाता है कि आप मशीन चेक कर लीजिए, तब से भाग जाते हैं। जैसे ये इनका झूठ बोलने का काम है। विपक्ष कह रहा है अगर ईवीएम ना हो तो मोदी जी 1 मिनट में चुनाव हार जाए कोई भी। तो जहाँ तुम जीत रहे हो वहाँ कैसे जीत रहे हो? नहीं, जी। अगर ईवीएम पे जीत रहे थे तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव बैलेट पेपर पे हुआ था। उसमें भी कह रहे हैं धांधलेबाजी की गई है, 8 वोट इनवैलिड किए गए। अगर विपक्ष कह रहा है धांधलेबाजी हो रही है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि बैलेट पेपर पे फिर चुनाव ना हो, क्योंकि बैलेट पेपर के चुनाव की खामियां लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देख ली। दूसरी विपक्ष अब मांग कर रहा है कि बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए। कभी नहीं हो सकता। बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो बूथ कैप्चरिंग बाकी चीजें हमेशा चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होगी। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही तो आप डायरी पे काम नहीं करेंगे, आप कंप्यूटर मोबाइल की यूज कर रहे हैं, स्मार्ट बन रहे हैं, तो चीजें अपडेट होंगी, उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। रही बात यूसीसी की, तो उत्तराखंड में भी लागू आज पेश हुआ है, पास होगा, अभी देखते हैं। लेकिन साथ साथ उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि SC ST को हम कुछ अलग सुविधा दे दें कि नहीं आप 4 बच्चे पैदा कर लो और जनरल को 2 कर दें। ये अगर कानून बना रहे हैं तो इसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे। अगर पक्ष भी कर रहा है तो उसको उसका नुकसान होगा। अगर आप कानून बना रहे हैं, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान न्याय और समान एजुकेशन, सब कुछ उस तरीके से आप करें। विपक्ष ये कह रहा है इस बार अगर मोदी जी की चुनाव अगर जीत गए तो पूरी तरह से तानाशाही चलेगी और चुनाव बंद करवा देंगे मोदी जी। नहीं तो विपक्ष ऐसी हरकतें ना करे ना कि विपक्ष उस लायक ही ना बचे। अगर मोदी जी कुछ कहते हैं, लोग सोचते हैं कि मोदी जी को वोट दें, लेकिन विपक्ष की ऐसी हरकतें होती कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि हम मोदी जी को ही वोट दें। तो ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि एक लोकतंत्र में जैसे वो कहते हैं कि हम संविधान बचाने निकले, लोकतंत्र बचाने निकले, तो वैसे मजबूत होना पड़ेगा। अगर बीजेपी कोई फैसला, राहुल गांधी देश बचाने निकले हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, आप सिंपल जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मोदी जी किसी को राजस्थान में किसी को CM कैंडिडेट घोषित कर दिए, MP में घोषित कर दिए, पार्टी में कोई कलह नहीं हुई। तो अगर आप 28 पार्टी लेके अलग चल रहे हैं, एक अलायंस बना रखे हैं, तो आपके फैसले वैसे होने चाहिए कि आपस में तो लोग भरोसा करें, जनता तो बाद में भरोसा करेगी। तो आपको उस तरीके का रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि आप जनता को अपने साथ लेके जा सके, क्योंकि विपक्ष का मजबूत रहना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये भी कहता है देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है कि जिससे जनता अट्रैक्ट हो और उन्हें 400 पार वोट मिले, नहीं, या फिर 400 पार सीटें मिले? चाहे वो मेडिकल में हम देख लें, कॉलेजेस हर समय अभी बंद रहे हैं, रोड का जैसे कल ही मोदी जी ने बयान दिया था, रोड में अगर हम देखें तो 40,000 किलोमीटर कितनी बन रही है, डेली के लगभग 100 किलोमीटर की एवरेज है। अगर उस स्पीड से हम बात करें, मोदी जी जैसे P चिदम्बरम का नाम लिया था उन्होंने, कि उस समय उन्होंने बोला था 11वीं अर्थव्यवस्था है, हम 30 साल बाद 5वें पे पहुंचेंगे, जो कि हम बहुत पहले पहुंच गए। अगर उनके हिसाब से स्पीड देखें कांग्रेस की बहुत स्लो थी, चाहे रेलवे में देखें, चाहे एयरपोर्ट का हम देखें, तो हर चीज़ में स्पीड है। तो लोगों को रोजगार भी उसी तरीके से मिल रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कुछ चीज़ों में वो फेल हैं, चाहे सरकारी नौकरी, बाकी चीज़ें हैं, तो उस पर भी एक होना चाहिए, जाकि वक्फ बोर्ड है, बाकी अल्पसंख्यक आयोग, ये चीज़ें रद्द होनी चाहिए। जब तक ये खत्म नहीं होंगे, भेदभाव चालू रहेगा। क्या आपको भी लगता है कि 2024 में 400 पार? 450 पार है जी, मैं तो 450।
क्योंकि हमें जब भी आए मोदी जी आए और मोदी जी ने रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी हम ही से डरी हुई है। अरे केजरीवाल खुद डर डर के भाग, ईडी से तो भाग रहे डर डर के। अरे अभी उनको नोटिस दिया, इन्होंने बीजेपी आरोप लगाया कि 25-25 करोड़ में विधायक खड़े, नाम नहीं बता रहे, भाग रहे। ये झूठ बोलना काम है, इनसे राहुल गांधी झूठ बोलना सीख रहे हैं, इन्होंने ये काम किया। केजरीवाल को अगर कोई हवा दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है। इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन आपको नहीं लगता बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो केजरीवाल दे रहे हैं? वो नहीं देगा ये जी जय हो, धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। केजरीवाल का नाम आप भी जानते हैं हा? आप नहीं जानते? हम तो नहीं जानते। आप ईडी का सबसे ज्यादा छापा केजरीवाल पे ही पड़ रहा है। तो अब आप जाने ना क्यों पड़ रहा है, किस आप लिए बता पड़ दीजिए। रहा है? हाँ, केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी हमसे डरी हुई है। अच्छा, हाँ, चूहे से बिल्ली डर गई, हाँ। कभी ऐसा होता है? हाँ? कंपैरिजन भी तो बहुत हो गया ना। अब दो स्टेट्स के वो दो स्टेट्स में है नहीं और बोलेंगे क्या 18-19 जो स्टेट्स में उन्हें टक्कर देंगे क्या? आपको लगता है? हम खुद स्टूडेंट है, हम जानते हैं ना क्या ग्राउंड लेवल है, क्या लाइक मैं खुद जर्मनी जा। जिस तरीके से ईडी का छापा पड़ रहा है तो केजरीवाल यही कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे डरी हुई है और चाहती है कि हमें गिरफ्तार करें और हम चुनाव ना लड़ पाए। केजरीवाल खुद ही भ्रष्ट हैं। हाँ, सबसे भ्रष्ट पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, जो अब की बार दिल्ली में 2025 में उनका भी पतन होने वाला केजरीवाल के। यहाँ भाजपा की सरकार कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर कोई पार्टी टक्कर दे रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। जीवन में कभी दे ही नहीं सकती है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी कोई बीजेपी के सामने विश्व स्तर की पार्टी है। बीजेपी पार्टी विश्व स्तर की पार्टी है, जो है कांग्रेस नहीं टक्कर दे सकी तो केजरीवाल क्या देंगे? वो दिल्ली के एक सीएम है, उसके बाद पंजाब के सीएम है, बाकी उनकी कहीं सरकार है तो मुझे आप दिखा दीजिए। दिल्ली में भी जाने वाले हैं, वहां से भी जाने, पंजाब से भी वो जाने वाले हैं। कहते हैं आज चुनाव करा लीजिए, दिल्ली की जनता जवाब दे दे। तो वो खुद ही वो करवा ले चुनाव, आज चुनाव करवा ले, कल वो सीएम नहीं रहेंगे, आप बीजेपी के सीएम होंगे। बीजेपी के सीएम होंगे। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी मुझे कह रही है कि आ जाओ बीजेपी में, छोड़ देंगे तुमको। अच्छा भाई, अब तरह तरह के अपना वो जो है जाल फैला रहा है, कर रहा है बचने के लिए, मगर बच नहीं पाएगा। ठीक, तो ऐसे केजरीवाल को कौन बचा सकता है फिर? अब उसके बहुत अच्छे कर्म किया होगा दान पुण्य तो बच सकता है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका भी बहुत प्रताप होता है, ऐसा नहीं है। आप तो पंडित लगते हैं। बिल्कुल, मैं पंडित ही हूँ। बाकी धर्म कर्म अगर थोड़ा बहुत होगा, कहीं किया होगा भूले भटके, तो बच भी सकता है, नहीं बचाने वाला है नहीं ऐसे, क्योंकि अब जो है न्याय की सरकार है, बिल्कुल अन्याय नहीं होने देगी। अब ये जो चूहे घुसे हैं पिलों में, तो इनके लिए भी पानी छोड़ दिया गया है कि सब जो भी हैं बाहर निकल के और यहाँ से छोड़ के भाग लो, इसी में बचाव है बस। अंकल क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि 2024 में 400 पार? हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। काम किया है मोदी जी ने, काम किया, काम दिखता है। अब यहाँ खड़े हैं, आज की डेट में सुरक्षा देखिए ना आप, आए दिन बम फटते थे, बस में चढ़ते थे, लिखा होता था भैया सीट देख के बैठे, कहाँ ये सब कुछ नहीं हुई है। लेकिन केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे डरी हुई है और इसीलिए ईडी का सहारा ले रही है। मतलब डरी बीजेपी और भागते ही फिर रहे हैं। मतलब चोर की दाढ़ी में, चोर तो नहीं, सॉरी दाढ़ी नहीं, मूछ में तिनका, दाढ़ी तो उनकी है नहीं है। कभी विपाशा में जा रहे हैं, कभी इलेक्शन का बहाना ले रहे हैं। भाई अगर तुम साफ हो, तुम अपने आप को ईमानदार कहते हो, तुमने अपने आप को कहा है, पब्लिक ने कहा है, तो फेस करो, क्या दिक्कत है? लालू यादव ने फेस किया था ना, आए हैं, राहुल गांधी आए थे, माँ बेटी दोनों आए थे ईडी के सामने। वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक से प्रेरित है, इसीलिए मैं पेश नहीं होना चाहता। कौन सी राजनीति इसमें नहीं होता? अगर तुमने कुछ गंद बीजेपी गिरफ्तार करना चाहती है आम आदमी पार्टी के। तुमने गलत किया तभी गिरफ्तार करेगी ना। तुम्हारे 3 बंदे अंदर है, कहते हो कि सही है, नहीं उन्होंने कुछ किया, तो भैया फिर उनको बेल क्यों नहीं मिल रही है? यानी कि आप लोग मानते हैं कि 2024 में 400 पार? ऑब्वियसली, नो डाउट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है जनता की राय, लेकिन देखना ही होगा कि 2024 के चुनाव में नतीजे क्या कुछ होते हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।